हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार और यहाँ पे दोस्तों आपके बीच यूपी टेट का मॉडल पेपर ईवीएस का 3 लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता ही है दोस्तों, जस्ट आपका यूपी टेट होगा और यूपी टेट के बाद सुपर टेट की भी वैकेंसी आएगी। तो अगर अभी से आप अगर तैयार हो जाते हैं, हिंदी की वीडियो, मैथ की वीडियो और जितनी सारी वीडियो हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो आपका इस बार यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको बता दें कि हिंदी की भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उससे जा कर के आप हिंदी की वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो ईवीएस का भी अपलोड कर दिया है, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ दोस्तों दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि दोस्तों 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है कि हंगुल या कश्मीरी हिरण मिलते हैं, कश्मीर हिरण या कश्मीरी मृग कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। और लद्दाख में दोस्तों आपका स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में ही स्थित है दोस्तों। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इसको 1982 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया दोस्तों? 1982 में। और बता दें दोस्तों 14 जुलाई 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। विश्व धरोहर, इसे दोस्तों 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर साइट्स होती हैं उसमें भी इसको 14 जुलाई 2005 को रखा गया यानी घोषित किया गया। और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। किसे? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और देखिए हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है पिन घाटी। कौन? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक एक प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख लिए। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 141 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और वहाँ पे हंगुल या कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। और लद्दाख में आपका एक जो है हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो फूलों की घाटी या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वो भी दोस्तों उत्तराखंड में ही है। और 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में भी इसको शामिल किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन निम्न में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो भोजन में से इनमें से क्या जो है कि आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च। और स्टार्च दोस्तों भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मनुष्य ग्रहण करता है। और अगर आपको बता दें गेहूं, मक्का, कसावा, बाजरा, इसमें दोस्तों ये स्टार्च जो है आपको मिलता है। और स्टार्च एक सफ़ेद पदार्थ होता है, सफ़ेद गंधहीन और स्वादहीन। आपको बता दें दोस्तों स्टार्च जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। और ये गेहूँ, मक्का, कसावा और बाजरा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक
सब्जी है दोस्तों जो आलू, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, जब आलू को आप निचोड़ेंगे तो उसमें जो सफ़ेद प्रकार का रस या पदार्थ मिलता है वो बिना किसी स्वाद का होता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी? देखिए, नगर पालिका जो है दोस्तों हमारा कब आया, किस संविधान संशोधन में नगर पालिका को शामिल किया गया, यही आपसे आंसर में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज अधिनियम आया। पंचायती राज अधिनियम जो कि ये दोस्तों भाग कितने में है, भाग 9 में है। ठीक है, और ये पंचायत से संबंधित जो अधिनियम है वो 73वां संविधान संशोधन से आया। और 74वां संविधान संशोधन ये भी दोस्तों 1992 में ही हुआ। और इसमें जो कि नगर पालिका आई या नगर पंचायत या नगर पालिका भी कह सकते हैं, नगर पालिका या नगर पंचायत का जो संशोधन हुआ। और ये किस भाग में रखा गया, ये भाग 9A में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं का संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, तो ये आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान देता है? दोस्तों देखिए, जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के बारे में आपको पता ही होगा। ग्रीन हाउस जो क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जैसे पृथ्वी पे जो वायुमंडल है उसका तापमान बनाए रखती है और जिससे आपको पृथ्वी का हिमीकरण होने से बचता है। लेकिन एक शब्द हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस से आपको कुछ फ़ायदे होते हैं क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर एक नियत बना रहता है जिससे ये हिमीकरण से बच जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि कुछ जो टेम्परेचर हैं ऊपर नहीं जा पाते हैं तो पृथ्वी के टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं, तो वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ग्रीन हाउस एक प्रकार का हमारे लिए लाभदायक होता है और इसमें प्रतिशत के रूप में कौन कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा होती हैं जो कि ग्रीन हाउस का प्रभाव को उपयोगी बनाती हैं? CO2 की मात्रा होती है दोस्तों 6 से 26%। ठीक है, अब ऑक्सीजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो इसमें हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। CH4 होता है दोस्तों 4 से 9%। और जलवाष्प की अगर दोस्तों बात किया जाए तो जलवाष्प होता है दोस्तों 36 से 70%। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज में दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जलवाष्प की प्रतिशत मात्रा बहुत ही अधिक है क्योंकि 36 से 70% योगदान किसका रहता है ग्रीन हाउसेस में, जलवाष्प का रहता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जानने वाला ग्रह कौन है? यानी पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है, जिसे हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? तो आप देख सकते हैं बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? शनि है। और शुक्र है दोस्तों, ये सबसे चमकीला है और पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं या पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या? लाल ग्रह। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शुक्र वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। संसद जब सत्र में होता है तो किससे स्टार्ट होता है? तो देखिए, जो सत्र होता है वो हमारा प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रश्न जो दोस्तों होते हैं वो सरकारी और गैर सरकारी मंत्रियों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नकाल क्या हो गया, संसद में जब सत्र स्टार्ट होता है तो वो किससे स्टार्ट होता है? प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसी को आपको बताना है। अब वियना, रोम, पेरिस और न्यूयॉर्क।
वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, परमाणु एजेंसी। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है वो वियना में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो संस्था है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, वो रोम में स्थित है। और पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को आपको पता है दोस्तों विश्व धरोहर साइट को नामित करती है, तो ये इसका कहाँ मुख्यालय, पेरिस में। और न्यूयॉर्क का दोस्तों मुख्यालय हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी को आप नोट भी कर सकते हैं। वियना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, और रोम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्था स्थित है। और यूनेस्को का जो मेन ऑफिस है यानी कार्यालय जो वो पेरिस में है दोस्तों। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न, उड़ीसा अक्सर के कारण आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उड़ीसा में हमेशा क्या दिक्कतें होती हैं और उड़ीसा किसका सामना करता है, किस आपदा का ज़्यादा सामना करता है, उसी को आपको जवाब देना है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, समुद्री तट है और वहाँ पे ज़्यादा चक्रवात आता है, तो उड़ीसा को अक्सरतः चक्रवात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा भारत में 13 तटीय जो राज्य हैं, जो 13 तटीय राज्य हैं या जो जितने तट से सटे राज्य हैं, भारत में जितने तट से सटे राज्य हैं उस वहाँ भी दोस्तों चक्रवात का खतरा रहता है। किसका, चक्रवात का। जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो दोस्तों आपके तटीय राज्य हैं, जो समुद्र से सटे राज्य हैं, वो लोग क्या करते हैं, चक्रवात का सामना करते हैं। तो इसमें जो है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो दोस्तों एक पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है और पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप सही से सटीक समझ लेते हैं तो आप आंसर इसी तरह दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली प्रश्न होते हैं जो कि ये आपके आते हैं। शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना, तो जहाँ पे दोस्तों इस तरह के शब्द आते हैं तकनीकी से, टेक्निकल से, तो ये ऑप्शन जाहिर सी बात है पहले ही गलत हो जाते हैं। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शर्तों का आकलन, देखिए यहाँ पे भी तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जिन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए। इस तरह का भी आप दोस्तों बच्चों को सलाह नहीं दे सकते कि आप उस पुस्तक को पढ़िए, बहुत ही अच्छी है। ये इसमें आंसर सटीक नहीं होगा, इसमें लगभग गलत ही होते हैं ऐसे आंसर। विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी विश्व से जोड़ना, देखिए कभी भी बच्चों को अनुभव से जोड़े, विश्व से जोड़े, प्राकृतिक से जोड़े, उनके अनुभव से लेकर सीखने को कहे, तो ऐसे प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी विश्व से जोड़ना ही ईवीएस का क्या मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और ये लास्ट प्रश्न भी लगभग पेडागॉजी या आपके ईवीएस से ही संबंधित है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पार्कों के लिए पिकनिक के अंतर्गत आता है। देखिए पार्कों में जो बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उन बच्चों को पर्यावरण से हम लोग अनुभव के रूप में जोड़ते हैं। बच्चा जाएगा पार्क में, वहाँ का जो अनुभव होगा, वहाँ का जो प्राकृतिक होगा, पर्यावरण हो, उसको देखेगा, उससे क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से सीखेगा और उससे इंगेज होके अस्थायी ज्ञान प्राप्त करेगा। तो क्या होता है, ईवीएस का मुख्य लक्ष्य यही होता है। तो पर्यावरण ज्ञान के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण ज्ञान के अंतर्गत। औपचारिक शिक्षा आप दोस्तों जानते हैं, जो एक क्लास में बैठ करके एक टाइम टेबल के अनुसार आपको शिक्षा दी जाती है, वो क्या होती है, आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसे बिना किसी टाइम के, बिना किसी
आपके टाइम टेबल के बच्चा कहीं भी जब सीख लेता है तो उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे बच्चा चलते चलते किसी पोस्टर को ही देख करके कुछ बातें, अच्छी बातें सीख ले, उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पार्कों में जो पिकनिक करवाते हैं बच्चों को पर्यावरण ज्ञान के लिए ले जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देख करके पर्यावरण से जुड़ेगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आज का ये 10 प्रश्नों का सीरीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ इसी तरह के नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।